बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने लगे हैं वो ग्लूकोज़ का सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे है। देखिए, जो ग्लूकोज़ का मेन लाइन मेटाबॉलिक पाथवे है वो ग्लाइकोलिसिस है, जिससे गुज़र के ग्लूकोज़ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और फिर पायरुवेट एसिटाइल को ए बनाकर टीसीए साइकिल को रन करता है। ठीक, दिस इज मेन लाइन मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, जिससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं ग्लूकोज के, उनमें एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, उनमें रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स भी प्रोड्यूस होंगे एंड कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे जो न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवेज में सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, यानी ये ग्लूकोज से स्टार्ट हो रहा है। इसका एक और नाम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी है। ये ग्लूकोज से स्टार्ट होता है और 3 स्टेप्स के बाद ग्लूकोज पेंटोज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 5 कार्बन शुगर में। लिहाजा इसके ये दोनों नाम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे दोनों सही हैं। इन दो डिफरेंट नामों से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ बुक्स में इसे फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे का नाम भी दिया गया है, क्योंकि इसमें फॉस्फोग्लूकोनेट एज इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी फेजेस की। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट हैज 2 फेजेस, ऑक्सीडेटिव फेज एंड नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। सबसे पहले हम ऑक्सीडेटिव फेज की बात करेंगे, क्योंकि एचएमपी शंट स्टार्ट ही ऑक्सीडेटिव फेज से होती है। तो ऑक्सीडेटिव फेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास हैं। इसके सारे रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज में 3 रिएक्शंस होते हैं और ये तीनों इरिवर्सिबल हैं। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट। देखिए यहाँ से भी क्लियर हो रहा है ना, हेक्सोज शुगर कन्वर्ट हो रही है पेंटोज शुगर में। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि इसका नाम एचएमपी शंट भी है और इसका नाम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी है। ठीक, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, NADPH यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिड्यूस्ड फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। राइट, अब हम बात करते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट फाइनली into fructose 6 phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate। और ये fructose 6 phosphate और glyceraldehyde 3 phosphate are glycolytic intermediates। तो ये यहाँ से यानी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के एंड होने पर ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो सकते हैं। ठीक, अब हम इसके रिएक्शंस पर आ जाते हैं। इसके रिएक्शंस में देख लीजिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से एचएमपी शंट स्टार्ट हो रहा है, यानी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज के एक्शन से गुजरकर 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट होता है। अब ये जो रिएक्शन है, इसमें चूंकि डीहाइड्रोजिनेज का एक्शन है, लिहाजा हमारे लिए इसका इल्म होना बहुत जरूरी है कि जब भी डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा, हाइड्रोजन रिलीज होगी और ये हाइड्रोजन कैप्चर कौन करेगा? रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। यहाँ पे रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट यानी NADP+। ये उस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADPH+ H+ में। यहाँ आपको ये बताते चलें कि ये जो रिएक्शन है, यानी रिएक्शन नंबर 1, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, दिस इज रेट लिमिटिंग रिएक्शन ऑफ हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट एंड दिस एंजाइम glucose 6 phosphate dehydrogenase is the rate limiting enzyme of this pathway, right? अच्छा, डिफरेंस क्या आ रहा है? ग्लूकोज एल्डिहाइड है, ठीक है। देखिए इसका जो कार्बन नंबर 1 है वो कार्बन नंबर 5 के साथ O से लिंक है और कार्बन नंबर 1 पर OH और H है। वो H
रिलीज हो गया, OH का H भी रिलीज हो गया। अब जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन नंबर 1 पर आ गई है, यानी कीटोन फॉर्म हो गया है, कीटो शुगर बन गई ना अब ये। अब रिएक्शन नंबर 2 में क्या होगा, रिएक्शन नंबर 2 में ये कीटो शुगर यानी 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन फर्दर एंजाइम एक्शन से गुजरेगी। उस एंजाइम का नाम है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोनेज, यानी इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। कुछ बुक्स में एंजाइम का नाम हाइड्रोलेज भी गिवन है, ये भी सही है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन कन्वर्ट हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम लैक्टोनेज इनटू 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में। रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ जो कीटो ग्रुप लग गया था ऑक्सीजन के साथ कार्बन नंबर 1 पे, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 में जो बॉन्डिंग थी रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए, वो बॉन्डिंग ओपन हो जाएगी, यानी रिंग ओपन हो जाएगा और कार्बन नंबर 1 पर अब 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। ठीक है, कार्बन नंबर 1 पर जब 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे तो रिएक्शन नंबर 3 6-फॉस्फोग्लूकोनेट को कन्वर्ट कर देगा राइब्यूलोज 5-फॉस्फेट में बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजिनेज, यानी यहाँ एक बार फिर डीहाइड्रोजिनेज का एक्शन आ रहा है। तो डीहाइड्रोजिनेज का जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो कैप्चर करने के लिए NADP प्लस आएगा, जो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस H प्लस में, और कार्बन नंबर 1 in the form of CO2 will be released। देखिए अगर 6 कार्बन कंपाउंड में से 1 कार्बन रिलीज हो जाए तो 6 - 1 इज इक्वल टू 5 कार्बन शुगर मिलेगी हमें। तो यहाँ पर राइब्यूलोज 5-फॉस्फेट की सिंथेसिस हो गई। देख लीजिए ऑक्सीडेटिव फेज फिनिश हुई। इस ऑक्सीडेटिव फेज के सारे रिएक्शंस इरिवर्सिबल हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज पर। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के सारे रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं, हम पहले आपसे बात कर चुके हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन नंबर 4 को। रिएक्शन नंबर 4 में क्या हो रहा है, एंजाइम आ रहा है जिसका नाम है राइब्यूलोज 5-फॉस्फेट आइसोमेरेज। ये आइसोमेरेज राइब्यूलोज 5-फॉस्फेट नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये कीटो शुगर है, तो इसका एल्डो आइसोमर बन जाएगा, यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो कीटो शुगर का एल्डिहाइड आइसोमर बन जाएगा, यानी एल्डो शुगर बन जाएगी। एल्डो शुगर 5 कार्बन है, राइबोज 5-फॉस्फेट। अब ये राइबोज 5-फॉस्फेट जो यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ है, ये प्यूरीन एंड पायरिमिडीन सिंथेसिस के लिए भी यहाँ से मूव कर सकता है। ठीक है ना, एक ऐसा सब्सटेंस हमें मिल गया जो न्यूक्लियोटाइड्स के सिंथेसिस में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये यूजफुल हुआ हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए। ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन नंबर 5 की। रिएक्शन नंबर 5 में देखिए राइब्यूलोज 5-फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है ज़ाइल्यूलोज 5-फॉस्फेट में। राइब्यूलोज 5-फॉस्फेट भी कीटो शुगर है, ज़ाइल्यूलोज 5-फॉस्फेट भी कीटो शुगर है। द डिफरेंस इज in the orientation of OH group at carbon number 3। देखिए कार्बन नंबर 3 पर जो OH ग्रुप लगा है राइब्यूलोज 5-फॉस्फेट में, वो राइट हैंड साइड पर है। ठीक है ना, और यही OH ग्रुप जब कार्बन नंबर 3 पर ज़ाइल्यूलोज में लगा है तो ये लेफ्ट साइड पर है। तो ये दोनों एक दूसरे के एपीमर्स हुए, यानी राइब्यूलोज और ज़ाइल्यूलोज। तो यहाँ जो एंजाइम है वो एपीमरेज है। ठीक, यानी राइब्यूलोज दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। राइब्यूलोज का कुछ अमाउंट राइबोज बना देगा, कुछ अमाउंट ज़ाइल्यूलोज बना देगा। ठीक है, तो 5-5 कार्बन के 2 कंपाउंड्स हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ से क्या होगा, ज़ाइल्यूलोज 5-फॉस्फेट एंड राइबोज 5-फॉस्फेट दोनों कंबाइन होकर रिएक्शन नंबर 6 से गुजरेंगे और यहाँ पर एंजाइम होगा ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज वो एंजाइम है, हम जानते हैं कि ये कीटो शुगर में से 2 कार्बन यूनिट ट्रांसफर करता है एल्डो शुगर की तरफ। ठीक है, कीटो शुगर है ज़ाइल्यूलोज, तो ज़ाइल्यूलोज से 2 कार्बन यूनिट, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, जिसमें कीटो ग्रुप भी चला जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा राइबोज 5-फॉस्फेट पे। तो राइबोज ऑलरेडी 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जब इस पे 2 कार्बन मजीद आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 2 = 7। तो रिएक्शन नंबर 6 के बाद देखिए प्रोडक्ट क्या है, सीडोहेप्टोलोज 7-फॉस्फेट, यानी राइबोज 5-फॉस्फेट पर 2 कार्बन आ गए जो कीटो ग्रुप भी लेकर आए हैं। तो अब ये कीटो शुगर बन गई।
हेप्टू मीन्स, हेप्टा मीन्स 7, ट्यूलोज कीटो शुगर को इंडिकेट कर रहा है, यानी 7 कार्बन कंपाउंड है जो कीटो ग्रुप कंटेन कर रहा है। अब देख लेते हैं इसके साथ क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें। ज़ाइलिलोज से जब 2 कार्बन निकल जाएंगे तो 5 - 2 = 3, तो 3 कार्बन कंपाउंड हमें मिलेगा सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के साथ, विच इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। काउंट कर लीजिए, 7 + 3 = 10, 10 कार्बन यूनिट्स ही हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों अब रिएक्शन नंबर 7 से गुजरेंगे। रिएक्शन नंबर 7 कौन कैटालाइज कर रहा है? एंजाइम है ट्रांस एल्डोलेज। ट्रांस एल्डोलेज को भी हम जानते हैं कि ये एंजाइम कीटो शुगर से एल्डो शुगर की तरफ 3 कार्बन यूनिट्स ट्रांसफर करता है। अब जब ये 3 कार्बन यूनिट्स ट्रांसफर करेगा सीडोहेप्टोलोज से ग्लिसरल्डिहाइड की तरफ, तो सीडोहेप्टोलोज पर जो कीटो ग्रुप वाला कार्बन है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ से 3 कार्बन यूनिट ट्रांसफर होंगे ग्लिसरल्डिहाइड की तरफ, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन कंटेनिंग है, 3 + 3 = 6, यानी 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा जिसमें कीटो ग्रुप भी शामिल होगा। तो वो कौन सा कंपाउंड होता है? वो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये देख लीजिए। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ ही जो सेकेंड कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा? देखिए, सीडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट से 3 कार्बन रिलीज हुए, 7 - 3 = 4, तो 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ हमें मिला जिसका नाम है इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। सही, क्लियर हो गया। अब 6 + 4 = 10, वही 10 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, यहाँ जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो सकता है, लेकिन इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का कोई रोल नहीं है। तो अब क्या होगा? ये इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट ज़ाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट के साथ एक और रिएक्शन से गुजरेगा, विच इज रिएक्शन नंबर 8 एंड कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज अभी भी हमने पढ़ा कि ये 2 कार्बन यूनिट ट्रांसफर करेगा फ्रॉम कीटो शुगर टू एल्डो शुगर। तो ज़ाइल्यूलोज से 2 कार्बन, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 शिफ्ट हो जाएंगे इरिथ्रोज की तरफ। तो 4 + 2 = 6, 6 कार्बन शुगर बनेगी कीटो ग्रुप के साथ। देख लीजिए, दोबारा फ्रक्टोज बन गया। और ज़ाइल्यूलोज से जब 2 कार्बन निकल गए, 5 - 2 = 3, तो 3 कार्बन कंपाउंड बन गया ग्लिसरल्डिहाइड। तो देखिए, फाइनली हमें क्या चीजें मिलेंगी? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और हम जानते हैं ये दोनों ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स हैं, और ये यहाँ से यानी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पूरा गुजार लेने के बाद ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी ग्लाइकोलिसिस भी रन कर जाएगी। तो इस एचएमपी शंट से हमें बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे क्या मिला? राइबोस 5 फॉस्फेट मिला जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए जा सकता है। इसके अलावा NADPH के 2 मॉलिक्यूल्स मिले जो रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में यूजफुल है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसकी रेगुलेशन की। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेटिव फेज में रेगुलेटरी पॉइंट्स कौन से हैं। देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम व्हिच इज एक्सेलरेटेड बाय NADP+। यानी NADP+ जितना ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज उतना ही एक्टिव होगा और HMP शंट तेजी से रन करेगा, ठीक। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज is controlled by availability of substrate. Substrate molecules जितने ज्यादा आते जाएंगे, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज रन करती चली जाएगी, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए बेटा, it serves as a source of NADPH for reductive biosynthesis. Second point, it is a source of pentoses for nucleic acid synthesis. And third point, it provides a route for the use of pentoses and for their conversion to hexoses and trioses, which can finally be entered into glycolysis. So this is all about hexose monophosphate shunt. Next time, inshallah, next topic के साथ मिलेंगे. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum